Hello students, this is the second lecture of business management. फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और मैनेजमेंट के नेचर को डिस्कस किया था. आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, जिसे मैनेजरियल फंक्शंस या ऑल्टरनेटिवली हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कुलर डायग्राम है जहाँ पे मैंने मैनेजमेंट के फंक्शंस को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है. इसके बाद वाली स्लाइड्स में हम एक एक करके हर मैनेजरियल फंक्शन में डिटेल्स में बात करेंगे. तो सबसे पहले लिस्ट में है प्लानिंग, एंड देन यू हैव ऑर्गेनाइजिंग, देन यू हैव स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड नियंत्रण, जिसे कि हम कंट्रोलिंग बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ सेट ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन यू फाइंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. शुरुआत करेंगे अगले स्लाइड में हम प्लानिंग के साथ. सो लेट अस स्टार्ट विद प्लानिंग. Planning is always the first function performed by every manager. पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो याद रखना है जो पहला फंक्शन है, जो सबसे पहले किया जाने वाला कार्य है, वो क्या है? प्लानिंग. क्योंकि प्लानिंग ही आधार होता है, बाकी जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसका आधार प्लानिंग को ही माना जाता है. क्योंकि प्लानिंग में हम एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, कि हम एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस काम को कौन करेगा. तो इस तरीके से हम सेकेंड पॉइंट को भी रीड कर ले तो ये और क्लियर हो जाएगा. प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस. ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू द वर्क. ठीक है, तो प्लानिंग में कीवर्ड क्या है? सबसे पहले कि ये फर्स्ट फंक्शन है, और प्लानिंग में हम क्या करते हैं? एडवांस में ही अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो तैयार कर लेते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप भी प्लान करते हैं कि आज इस वीक में मैं इस सब्जेक्ट को कवर अप कर लूंगा. तो आप एडवांस में अगर जब योजना बनाते हैं तो उसे ही हम क्या करते हैं? प्लानिंग. अब क्योंकि फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो अनसर्टेन है, आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये ऐसा होगा या परिस्थितियां ऐसी होंगी. ठीक है, तो इसलिए प्लान करने से हम कुछ हद तक ये जो अनसर्टिनिटी है इसे रिड्यूस कर पाते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग के बारे में तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको याद रखनी है कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप. उस गैप को कम करता है. किस गैप को? जहां हम आज हैं और हम जहां पहुंचना चाहते हैं उस गैप को वो ब्रिज करता है, कम करता है. ठीक है, ओके. नाउ every manager starts with deciding in advance the objectives of an enterprise. आप किसी भी कार्य को करने से पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं. ठीक है, सो प्लानिंग में हम डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उससे एक आपको कोर्स ऑफ एक्शन तैयार हो जाता है कि आपको कब से काम शुरू कर देना है, क्या करना है, कौन करेगा, कौन सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है. ये सब एडवांस में ही पहले से ही इसकी योजना तैयार की जाती है. ठीक है, इसी प्रकार क्योंकि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, तो वो एक आधार बन जाता है बाकी अन्य जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग. प्लानिंग के बाद जो सेकंड फंक्शन होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम व्यवस्थित करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और वर्क को डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप बैंक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर इंडिविजुअल को एक जॉब असाइंड होता है. जैसे एक कैशियर होगा जो कैश एक्सेप्ट करेगा, फिर एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जो चेकबुक इशू करेगा, कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा जो चेक रिसीव करेगा. तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं वर्क को कि कितने यूनिट्स होंगे, कितने सब यूनिट्स होंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके अंतर्गत कितने पोस्ट होंगे.
ठीक है। और फिर हम ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं कि ड्यूटीज को भी असाइन करेंगे कि कौन क्या काम करेगा, और साथ ही साथ ये भी तय करेंगे कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल जब हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ढांचा तैयार कर देते हैं कि एक्टिविटीज डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना, एक्टिविटीज को डिवाइड कर देना, लोगों को ड्यूटीज असाइन करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करना कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये सारे डिसीजंस को जब हम लेते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, एक संगठनात्मक संरचना की स्थापना हो जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम गतिविधियों को व्यवस्थित करते हैं तो एक रोल क्लैरिटी आता है, सबको पता होता है कि वर्किंग रिलेशनशिप में ये मेरा पार्ट है, मुझे ये करना है, और उससे कोऑर्डिनेशन भी जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। और ये डिपार्टमेंटलाइजेशन भी जरूरी है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉस्मेटिक भी बना रहा है, टेक्सटाइल का भी काम कर रहा है, मेडिसिन का भी काम कर रहा है, तो ऐसे केस में हम मल्टी प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी है तो उसमें हम लोग को डिवाइड करना होगा डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से कि भाई काम जो है वो स्मूथ चले। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजिंग ढंग से हो। तो आफ्टर सेटिंग अप प्लान्स, the next function of every manager is to organize the activities, जैसे मैंने बताया गतिविधियों को व्यवस्थित करना, क्योंकि जब अगर हम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और वहां अगर आप डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करते हैं तो क्लैरिटी नहीं आएगा और डुप्लीकेशन होगा और वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का। ठीक है। तो बेसिकली हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं कि कितने यूनिट्स होंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, उसमें कितने पोस्ट होंगे, किसकी कितनी अथॉरिटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। So now we'll be talking about the third function of management, which is staffing. हमने इससे पहले कवर किया प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को, अब हम बात करेंगे स्टाफिंग के बारे में। तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी संगठन का अगर हम सक्सेस देखें तो वो सिर्फ उसके फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनके पास जो लोग हैं काम करने के लिए, उनका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सही व्यक्ति को चुने, सही जॉब पोजीशन उसे असाइन करें। ठीक है। तो ट्रेडिशनली जब पहले देखा जाए तो स्टाफिंग का जो स्कोप था वो बहुत ही लिमिटेड था, हम बस स्टाफिंग से यही समझते थे कि जो जॉब पोजीशन है उसे भर देना, लेकिन स्टाफिंग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के अलावा और भी मैन पावर रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे कि रिक्रूटिंग मतलब एप्लीकेशंस इनवाइट करना, उनका सिलेक्शन, उनका अपॉइंटमेंट, उनको ड्यूटीज एलोकेट कर देना और उनके साथ अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो और साथ ही साथ इसमें एम्प्लॉय के ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इन सब एस्पेक्ट्स को भी कवर किया जाएगा। तो स्टाफिंग बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा एक कार्य है जो हर मैनेजर को करना पड़ेगा। इसमें स्टाफिंग इंश्योर करता है कि देयर इज अ राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम, कि सही वक्त पे सही पर्सन की नियुक्ति हो रही है, और साथ ही साथ नियुक्ति के अलावा भी आपको एम्प्लॉय को ट्रेन भी करना है, उनके डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट और भी उनके एस्पेक्ट्स हैं, जैसे उनका प्रमोशन, उनका रेम्यूनरेशन, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, उनका इंक्रीमेंट, ये सब कुछ जो मानव संसाधन से संबंधित है, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा, स्टाफिंग। ठीक है। सो आई जस्ट रीड इट फॉर यू इन हिंदी ऑल्सो। इसमें कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनका पारिश्रमिक तय करना, दैट इज रेम्यूनरेशन, एंड पदोन्नति इज प्रमोशन, वेतन वृद्धि इज इंक्रीमेंट, और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना कि वो अपने उनका परफॉर्मेंस सही है या वो उनको और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, और उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये सब कुछ किसके अंतर्गत होगा, स्टाफिंग के अंतर्गत।
सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा स्टाफिंग के बारे में कि स्टाफिंग में जो सही व्यक्ति होता है उसे हम प्लेस कर देते हैं सही पोजीशन पे एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो एक्चुअल काम जो शुरू होता है, जो एक्शन इनिशिएट होता है, वो तब होता है जब लोगों को, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन मिलता है अपने सुपीरियर से। इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। तो याद रखना है कि बाकी सारे जितने फंक्शंस थे वो एक आधार प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सही मायने में जो एक्शन या काम शुरू होता है वो डायरेक्टिंग से शुरू होता है, जहां एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर डायरेक्शन देता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उनके काम को सुपरवाइज करता है, उनके साथ आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस कम्युनिकेट करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है और उनसे काम लिया जाता है। तो now we are talking about directing. So once the employees are appointed, जैसे उनकी नियुक्ति हो जाती है, तो it's important कि हम उनसे काम लें, उन्हें instructions दें, तो उन्हें instructions दिया जाता है और उनसे काम लिया जाता है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डायरेक्टिंग के अंतर्गत कितने एलिमेंट्स है। तो याद रखना है कि डायरेक्टिंग निर्देशन में 4 तत्व हैं। सबसे पहले है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या हो गया कि हम मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एम्प्लॉइज को जब वो अपने कार्य को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, और मोटिवेशन का मतलब हो गया कि जहां हम अपने एम्प्लॉइज को इंड्यूस कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि वो आप अपने बेस्ट कैपेसिटी पे काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे कंट्रीब्यूशन अपना दें। एंड कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन से आइडियाज एक्सचेंज हो सकते हैं, व्यूज, ओपिनियन, मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। तो कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या हो गया कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड हो, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करे। तो आप में ऐसी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि एक्शन कौन सा मैनेजरियल फंक्शन एक्शन इनिशिएट करता है, तो डायरेक्टिंग जो है वही एक्शन को इनिशिएट करता है। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो बस एक बेस रेडी कर देते हैं कि किस तरीके से काम होना है, लेकिन जब इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है मैनेजर्स द्वारा उसके बाद ही काम जो है वो शुरू किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग जो है वो बेसिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियंत्रण, कंट्रोलिंग के बारे में। याद रखना है कि भले ही ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग में याद रखना है कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं कि हमें किस लेवल का आउटपुट चाहिए या किस लेवल का काम चाहिए। ठीक है, तो सपोज अगर हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कि हम 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला जो स्टेप था वो हमारा क्या था, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो हमने स्टैंडर्ड क्या सेट किया कि हम 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसके बाद हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उतना ही हो। तो हमने देखा कि हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 1000, और जब हमने परफॉर्मेंस मेजर किया तो देखा कि हमारा एक्चुअल में आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ है दैट इज ओनली 800 यूनिट्स। ठीक है, तो फिर अब हम कंपेयर करेंगे। तो जब हमने कंपेयर किया परफॉर्मेंस को तो हमें दिखा कि ये जो डेविएशन है, ये फिगर आउट किया तो ये कितने का डेविएशन है कि 200 यूनिट का डेविएशन है। ठीक है, तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या कारण है कि हम 1000 यूनिट्स का जो टारगेट है उसे अचीव नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपको क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, क्या सुझाव देना है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देना है या किस चीज को सही करना है, ताकि आपका जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है आप उसे अचीव कर पाए। तो जब आप परफॉर्मेंस को कंपेयर किए तो आपने देखा कि हमारा जो 200 यूनिट का डेविएशन है, मतलब हम 200 यूनिट कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये मशीनरी में हमारा इश्यू हो या वर्कर्स अपने फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे हो। तो हमें फिर उसके बाद एक आधार मिल जाता है जिसके आधार पर हम एक करेक्टिव एक्शन, सुधार लाने की कोशिश करते हैं अगर ये मिसमैच है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हम सेट करें वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा कि जिसे हम पा सके। सपोज हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हमें एक मंथ में 1000 नहीं 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो वो तो अनरियलिस्टिक टारगेट होगा।
तो उसमें तो डेविएशंस आएंगे ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पहला स्टेप है स्टैंडर्ड्स को सेट करना वही सही हो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, इन दिस फंक्शन मैनेजर्स ट्राई टू मैच, हम कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारे प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर उसमें कोई डेविएशन है तो मैनेजर्स फिगर आउट करते हैं कि क्या रीजंस हैं कि हम अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव नहीं कर पाए, एंड उसके बाद करेक्टिव मेजर्स जो सुधार है वो लिए जाते हैं, ठीक है। So students, in this video we have tried to cover all the functions of management. I hope it's clear, and in case you have any doubt you can reach to me through WhatsApp or the comment section of the YouTube video. Thank you.